दिया हुआ है द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में क्या करना है हम लोग को, एक्सीलरेशन निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है h/m/r के टर्म में, ठीक है। तो बोर मॉडल में तो कुछ भी करना रहता है, तो हम लोग दो इक्वेशन से प्रोसीड करते हैं। एक होता है Fc इक्वल टू mv²/r, ये सर्कुलर मोशन के कारण आता है, और जो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है वो बराबर होता है k q1 q2/r² के। एक ये इक्वेशन होता है, और एक इक्वेशन कौन होता है, mvr इक्वल टू n इंटू h/2π, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को प्रोसीड करना है। तो आपको बोल रहा है एक्सीलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो v²/r होता है। तो v²/r अगर यहाँ से देखिए आप, तब तो AC जो v²/r के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको इधर फेंक दीजिएगा तो हो जाएगा किसके बराबर, kZe²/m/r², इतना हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए है तो Z का वैल्यू अगर 1 कर दीजिए तो ke²/mr² होगा। तो ऑप्शन में ई के टर्म में नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, गलत होने का सवाल है नहीं, ये सही है, मगर ऑप्शन इस टर्म में नहीं दिया। इसका मतलब इधर से निकालने वो नहीं बोल रहा है, ये सही है मगर ऑप्शन उस टर्म में दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो आया है वो ई के टर्म में आया है, और वहाँ ई के टर्म में दिया हुआ नहीं, दूसरे फॉर्मेट में दिया है। तो चलिए इससे प्रोसीड करते हैं, नहीं निकलेगा तो इस दोनों को सॉल्व करके प्रोसीड करते हो, तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझना, हम लोग इससे या इससे क्यों प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन दिया है जो आर के टर्म में है। अगर जो आर का टर्म नहीं रहता, कांस्टेंट रहता, तब तो हम लोग ये दोनों को सोल्व कर करके डील करते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर जो वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, केवल कांस्टेंट वैल्यू निकाला हुआ रहता, तब तो हम लोग क्या करते कि इस दोनों को सोल्व करके डील करते। लेकिन चूंकि एक वेरिएबल उसमें है, तो ये भी जवाब देने का क्षमता रखता है और ये भी जवाब देने का क्षमता रखता है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, इधर से तो निकला लेकिन हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि उस टर्म में ऑप्शन दिया हुआ नहीं। तो अब इधर से देखते हैं, तो AC का वैल्यू होता है v²/r, हमको r को रखना है, इसका मतलब v का डाटा यहाँ से पुट करना है। तो v का डाटा पहले यहाँ से निकाल देते हैं। तो v का वैल्यू हो जाएगा NH/2πmr, तो यहाँ से पुट करिएगा तो हो जाएगा NH/2πmr का स्क्वायर/r, तो ये बराबर हो जाएगा n²h²/4πm² और r² और r, तो ये हो गया r³। तो यही वाला हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अच्छा n = 1 के बारे में बात कर रहा है, तो इसी में n = 1 पुट कर दीजिए। तो n = 1 पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा h²/4πm²r³, ठीक है। तो h² 4 है नीचे में, तो उसमें नहीं है, उसमें है, इसमें है, इसमें, तो B और C में देखना है। तो h²/4πm²r³, B में मैच कर गया, यहाँ तो π² नहीं था, ठीक है। तो B ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से समझना जी, चूंकि ऑप्शन जो है वो वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, इस कारण से ये भी इक्वेशन दे सकता है जवाब, ये भी इक्वेशन जवाब दे सकता है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन से जो जवाब आया वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इस इक्वेशन से जो आया वो वाला दिया हुआ है। और अगर जो कांस्टेंट, जैसे एक्सीलरेशन वाला में क्या करता कि आर के टर्म को ही गायब करता, जो भी ऑप्शन देता वो कांस्टेंट रहता, उस ढंग का भी हम लोग प्रॉब्लम किए हैं। तो अगर कांस्टेंट रहता तब हम लोग क्या करते, इसको लिखते और इस दोनों को सोल्व कर करके ऑप्शन चेक करते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हैं। दिया हुआ है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेल, ठीक है।
द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड v. ओके, इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4 द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी. और ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का जो हम लोग एक टाइप पे पढ़े हैं, ठीक है. तो मैक्सिमम स्पीड का बात कर रहा है, तो ये के मैक्स का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर. के मैक्स ये बराबर होगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर. ये बराबर होगा किसके, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 के. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है ना कि इसको लैम्डा को क्या कर दिया है, तो पहले लैम्डा था, बाद में 3 लैम्डा बाई 4 हो गया. इसका मतलब ये 3/4 टाइम्स कर दिया. इसका मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये वाला जो टर्म है ये 4/3 टाइम्स हो जाएगा. तो ये 4/3 टाइम्स हो गया. तो अगर ये भी 4/3 टाइम्स हो करके घटता तो नेट भी 4/3 टाइम्स हो जाता. मतलब ये वाला 4/3 टाइम्स हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 4/3 टाइम्स हो गया. ये 4/3 टाइम्स होकर नहीं घटा, कम ही घटा. तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला टर्म मोर देन 4/3 टाइम्स है. क्लास में एकदम बहुत चर्चा इसको किए हैं. ठीक है, मैंने इस टाइप के सवाल को. तो हाफ एम भी मैक्स का स्क्वायर है वो मोर देन 4/3 टाइम्स है. तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये उधर गिरेगा. तो क्या हो गया, वी मैक्स जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 4/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल. इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो वी मैक्स है फाइनली वो ज़्यादा है 4/3 सॉरी मोर देन, अरे वी मैक्स का स्क्वायर है जो कि 4/3 टाइम्स से ज़्यादा है. तो वी मैक्स हो गया वो मोर देन 4/3 पर पावर 1/2. ये रूट ना गिरेगा, समझ रहे होंगे. ठीक है, तो वी मैक्स फाइनल जो है वो 4/3 पर पावर 1/2 इंटू इनिशियल इतना. तो ये इनिशियल था और बाद में इससे भी ये क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो देख लीजिए, तो 4/3 पर पावर 1/2 इंटू भी से बड़ा होगा. तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया. ठीक है, तो ऐसे समझने के लिए हालांकि हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं कि फोटोन का एनर्जी जितना टाइम से बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उससे ज़्यादा टाइम से बढ़ेगा, और फोटोन का एनर्जी अगर जितना टाइम से घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उससे ज़्यादा टाइम से घटेगा. ये हम बता चुके हैं. तो वेवलेंथ था पहले लैम्डा, बाद में किए 3 लैम्डा बाई 4. तो ये 3 लैम्डा बाई 4 हुआ थी 4/3 लैम्डा, मतलब 4/3 टाइम्स हो गया. तो फोटोन का एनर्जी 4/3 टाइम्स हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 4/3 टाइम्स से ज़्यादा होगा. एनर्जी होगा 4/3 टाइम्स से ज़्यादा. तो ये कांस्टेंट है तो ये उधर जाएगा. इसका मतलब वी मैक्स 4/3 पर पावर 1/2 टाइम्स से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो देखो ये हम समझाने के लिए किए थे. अगर तुम्हारा दिमाग चलता तो तुम डायरेक्ट वहाँ से सोच लेते. अब बिना पेन उठाए हुए तुम बोल दे सकते थे कि फाइनल वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगा, बिना पेन टच किए. अगर वो याद रहेगा तो जो क्लास में हम बताएं. तो कुछ है नहीं इसमें दिया हुआ है. हाफ लाइफ्स ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स A and B आर 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इनिशियली दी सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. आफ्टर 80 मिनट्स द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स ऑफ A and B न्यूक्लियाई विल बी. तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ ये समझना है कि वो रेशियो रिमेनिंग का नहीं पूछ रहा है, डिकेड का पूछ रहा है. ठीक है, तो एक चीज़ इसको ध्यान देना है. दूसरा चीज़ क्या है जी कि हाफ लाइफ दिया 20 मिनट 40 मिनट और टाइम इंटरवल कर रहा है 80 मिनट का बाद, जो इससे डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा जा सकता है. तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ट्रायल मेथड से ही बना लेंगे. ठीक है, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट है. तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया, 20 मिनट जिसका हाफ लाइफ है
तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया, 80 मिनट मीन्स 4 हाफ लाइफ। तो 4 हाफ लाइफ का मतलब रिमेनिंग जो हो गया वो इतना पोर्शन रिमेनिंग रह गया, ठीक है, रिमेनिंग कितना पोर्शन रह गया। तो डिकेड कितना हुआ, तो 1/16 है, तो ये बोल रहा है, अच्छा लिख देते हैं, ये जो है ये रिमेनिंग है, ठीक है। तो डिकेड कितना हो गया, तो 1/16 हो गया, तो इसका मतलब 15/16 जो फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया, डिकेड हो गया। आपको डिकेड के बारे में पूछ रहा है जी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जिसका 40 मिनट है, ठीक है, तो इतना डिकेड हो गया। तो अगर इनिशियली अगर आप मान लीजिए n नॉट, इनिशियली कितना मान लीजिए n नॉट, तो इसका अगर n नॉट मानिएगा तो इसका भी n नॉट ही है, ठीक है, इनिशियल n नॉट है तो इसका भी n नॉट मानते हैं। तो इतना फ्रैक्शन डिकेड हो गया, इसका मतलब इतना है जो कि डिकेड हो गया। क्लास में इस ढंग का करवाए हैं। 40 मिनट का मतलब क्या, जिसका हाफ लाइफ 40 मिनट है, तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया, 80 मिनट मीन्स 2 हाफ लाइफ। और 2 हाफ लाइफ का मतलब रिमेनिंग जो हो गया 1/2 स्क्वायर, इतना पोर्शन है जो कि क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3/4 क्या हो गया, डिकेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3n0/4 क्या है, डिकेड है। तो आपको पूछ क्या रहा है, रेशियो क्या होगा, तो कर लीजिए रेशियो। तो उसका कितना हो गया 15n0/16 डिकेड में, और इसका 3n0/4, ठीक है। तो ये वाला ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया, ये 5 हो गया, तो 5:4 हो गया, ठीक है। तो 5:4 दिया है, डी ऑप्शन में दिया। कुछ करना ही नहीं था, बहुत बच्चा टाइप का सवाल है। फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे कि डिकेड वाला कितना होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर लेते कि ए और बी के डिकेड का, तो n0, ठीक है, इंटू 1 - 1/2 पर पावर t/t हाफ। तो t/t हाफ यहाँ पर हो जाता है 4, और यहाँ पर हो जाता n0, ये डिकेड का है, ठीक है। तो दोनों का सेम है, तो इसको भी n0 बोले। और इसमें कितना हो जाएगा 1 - 1/2 पर पावर t/t हाफ। तो t/t हाफ करिएगा तो यहाँ इतना हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा करके, ये आ जाएगा 15n0/16, और ये वाला कितना हो जाएगा, चलिए यहीं लिख दे रहे 16, और ये वाला हो जाएगा 3n0/4, ये 4 हो गया, ऐसे ये 5। तो यहाँ से भी कर सकते थे, 5:4 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिया हुआ है ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n=2 to n=1 एंड इमिट्स ए फोटोन, ठीक है। दिस फोटोन स्ट्राइक्स ए डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम इन एक्साइटेड स्टेट एंड completely removes the orbiting electron. The least quantum number for the excited state of the ion for the process is, ये बोल क्या रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें n=2 से कहाँ पे n=1 में एक क्या किया, इलेक्ट्रॉन जंप किया। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो इससे एनर्जी निकलेगा। हाइड्रोजन में हम लोग को याद रहता है कि यहाँ से यहाँ जाता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। अब बोल क्या रहा है कि ये वाला डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उससे टकराया और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने का जी
एकमात्र कंडीशन है। क्या? कि जो उससे टकराए वो उसको एनर्जी उसके आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा दे दे। ठीक है, तो लिथियम वाला से जब टकराएगा, समझना, तो लिथियम वाला से जब टकराएगा तो कहाँ पर है लिथियम में ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, बस बोल रहा है एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहाँ भी हो सकता है, 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 किसी एक जगह पर है। लेकिन ये बोला है कि ये जब एनर्जी देगा तो कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि उसका जो टोटल एनर्जी जो होगा निगेटिव में उसके बराबर या उससे ज़्यादा ये एनर्जी होगा, तभी तो टकराने के बाद बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसमें टोटल एनर्जी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा। ठीक है, तो या बराबर होगा, दोनों केस हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, तो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन वाला से डायरेक्ट याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन का अगर सेकेंड में रहता तो एनर्जी होता टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, और ये वाला कौन है Li2 प्लस है, मतलब Z का वैल्यू 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 से, तो लिथियम 2 प्लस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी इतना होगा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, तो ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 36। ठीक है, तो ये वाला हो गया -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एनर्जी इतना है, तो ये वाला टकराएगा तो ओवरऑल एनर्जी निगेटिव रह जाएगा, मतलब बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए इसका एनर्जी देखते हैं। तो अगर हाइड्रोजन रहता तो इसका एनर्जी होता -1.51, और ये चूँकि लिथियम है तो इसको इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 15 × 35 135 और 9, तो ये हो गया 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी इतना है, तो ये टकराएगा तो अभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये भी है जो कि एनर्जी लेकर करके बाहर नहीं जा सकता है। चलो यहाँ देखते हैं, तो हाइड्रोजन रहेगा तो n=4 में कितना हो जाता 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। ठीक है, और चूंकि ये लिथियम वाला है तो Z² मतलब 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए तो 9 8 72, और ये वाला कितना हो गया 45। ठीक है, 72 और 45, तो 765, तो -7.65। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला तो मैच कर जा रहा है क्योंकि इसका एनर्जी इतना है, और ये वाला जब इससे टकराएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इससे फ्री हो गया। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा ये वाला, तब भी फ्री होगा, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाएगा तो निगेटिव एनर्जी कम ना होगा जी, ओवरऑल एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग फिजिकली सोच रहे हैं कि यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कम निगेटिव होगा, तब तो ये मिलेगा तो और पॉजिटिव कर देगा। तो इससे टकराएगा तो बाहर निकल जाएगा, इससे भी टकराएगा तो बाहर निकल जाएगा, इससे भी टकराएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है द लीस्ट क्वांटम नंबर, तो ये n=1 था, ये 2 था। ठीक है, ये n=3 था, n=4 था, तो लीस्ट क्वांटम नंबर कौन हो गया n=4, जिससे कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। आप समझ रहे होंगे, क्लास में हम का प्रॉब्लम करवा चुके हैं। ठीक है, और अगर ट्रायल वाला से नहीं बनाना है तब भी एक तरीका है कि ये टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ये तभी पॉसिबल है जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो या बराबर हो लिथियम के एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² इतना बाई n²। तो ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा तभी बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया,
ठीक है। तो एन स्क्वायर, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 13.6 इंटू 9/10.2। ठीक है। तो अप्रॉक्स में हम लोग कर लेते हैं, तो अप्रॉक्स में करिएगा तो ऐसा करिए ना कि इसको अप्रॉक्स हम लोग कितना बना दे रहे हैं, 10 बना दे रहे हैं। ठीक है। तो चूंकि इसमें थोड़ा सा कम किए तो इसको भी थोड़ा सा कम करिए, तो इसको भी अप्रॉक्स हम लोग 13 के आसपास बना दे रहे हैं। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27/11। ठीक है। 27/11। ठीक है। तो उतना डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा, इतना अप्रॉक्स एन स्क्वायर। तो एन जो हो गया वो √11.7। यह क्या बता रहा है कि एन जो होना चाहिए वो किसके रेंज में, अभी तत्काल देखिए, तो एन जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसका डाटा पुट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे समझिए ना कि ये 9 रहता तो 3 होता, या 16 रहता तो 4 होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस ढंग का कंडीशन आया 3 पॉइंट समथिंग का। ठीक है। तो n 3 पॉइंट समथिंग के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो 3 पॉइंट समथिंग के बराबर तो नहीं हो सकता है, या उससे बड़ा हो, तो n का वैल्यू 4, 5, 6, 7 इस ढंग से हो सकता है। तो लिस्ट वाला ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप बनाइए, उसमें कुछ बहस है नहीं, दोनों एक ही है। पर ये डाटा याद रहता है तो ट्रायल से बना लिए, या फिर क्या करिएगा कि इनइक्वालिटी वाला लगा करके बनाइएगा। इनइक्वालिटी में ज़्यादा दिमाग खराब हो तो आप क्या करिएगा ना कि बराबर कर लीजिएगा, जब फ्रैक्शन आएगा तो खुद ब खुद समझ जाइएगा। ठीक है। फिजिकली सोच करके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ समझना जी, यहाँ पे तुम जो इसका डाटा पुट करोगे तो राउंडिंग नहीं कर देना, यहाँ राउंडिंग का खेल नहीं चलेगा, यहाँ इंटीजर वाला खेल है, तो फिजिकली सोच करके ही करना। तो कुछ है नहीं, आप देख लीजिए, दिया हुआ है व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ λ1 आर इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड स्फीयर द कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी v। ठीक है। व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ λ2 are used, the corresponding stopping potential was thrice that of the above value। अच्छा, पहला वाला में भी था तो बाद वाला में उसका 3 टाइम्स है, मतलब 3 भी हो गया। करा इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ λ3 इज यूज्ड देन फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस केस। तो λ3 जब यूज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो कि किसके टर्म में दिया हुआ है, तो λ1, λ2, λ3 के टर्म में दिया है। तो पहले तो जो बोला है उसको करते हैं। तो पहला बार में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, तो E इंटू भी ये बराबर किसके हो जाएगा, hc/λ1 माइनस 5 के। फिर दूसरा बार में कर रहा है कि 3 टाइम्स हो गया, तो हो गया E इंटू 3 भी, ये बराबर हो गया hc/λ2 माइनस 5 के। तो कह रहा है कि जब λ3 यूज होगा तब स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। तो मान लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ होगा, v डैश होगा, तो E इंटू भी डैश ये बराबर होगा hc/λ3 माइनस 5 के। ठीक है। हमको क्या करना है कि इसी तीनों को देख करके भी डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो कभी भी एक तरह समझिए कि रिलेशन लाना है, λ1, λ2, λ3 में रिलेशन लाना है, भी डैश में λ1, λ2, λ3 का रिलेशन लाना है। तो अगर केवल मल्टीप्लिकेशन होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस वाला भी केस है, ठीक है, समथिंग माइनस समथिंग टाइप का केस है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा सोच के बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हमको भी डैश निकालना है।
तो भी डैश किसके टर्म में दिया हुआ है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के केस में दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। एच सी बाई ई तो कांस्टेंट है। तो भी डैश को हमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के टर्म में निकालना है। तो गायब किसको करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फाई को गायब करना है और भी को गायब करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे दिमाग क्लिक करेगा कि हमको भी डैश निकालना है। तो भी डैश को निकालने के लिए आपको फाई को हटाना पड़ेगा, और फाई को हटाने के लिए अगर आप इससे पुट करिएगा तो फिर भी आ जाएगा, जो ऑप्शन में भी नहीं। इसका मतलब भी डैश को आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के टर्म में लाना है, मगर फाई को और भी को गायब करना है। तो फाई और भी को गायब करना है तो डायरेक्ट फाई को पुट करिएगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा हम लोगों को कि पहले क्या करें कि भी को गायब कर दें और उसके बाद जो डाटा आएगा फाई का उसको पुट कर देंगे। तो भी ये कैसे करेंगे कि इस दोनों को डील करके अगर जो हम लोग क्या कर दे, भी को इलिमिनेट कर दे, तो भी इलिमिनेट हो गया और यहाँ से जो फाई का जो वैल्यू आएगा उसको अगर इसमें पुट कर दे, तो फाई का वैल्यू इसमें पुट किया तो फाई भी गायब हो गया और भी तो पहले ही गायब हो गया था, तो वो रिलेशन दे देगा। ठीक है, कैसे प्रोसीड करना है ये थोड़ा सोच के करना, तब सही रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहले उस दोनों को डील करो। तो समझ में आ रहा है ना कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भी डैश को हमको निकालना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के टर्म में, जिसमें फाई को गायब करना और भी को गायब करना है। तो फाई को गायब करने के लिए अगर यहाँ से या यहाँ से पुट करोगे तो फिर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों से हम क्या करें कि पहले भी को गायब कर दे। तो भी को गायब करोगे तो फाई और इसमें रिलेशन आएगा, और जो फाई का वैल्यू आएगा अगर उसमें पुट कर दोगे तो भी गायब हो चुका था पहला स्टेप में, और उसके बाद यहाँ से फाई का वैल्यू पुट करोगे तो फाई भी गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको उसी टर्म में दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे। तो अगर इस दोनों से भी गायब करना है तो या तो रेशियो ले लीजिए, या ये समझिए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 भी ये भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये टर्म बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या करिएगा 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 भी हो जाएगा, ये भी 3 भी हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 3 बाई लैम्डा 1 माइनस 3 फाई। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इतना हो गया, ये 3 भी है, इसका मतलब ये बराबर हो गया एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई के। तो देखो यहाँ से क्या कर दिए हम लोग कि भी को गायब कर दिए, अब फाई का डाटा निकाल के पुट कर देंगे तो भी तो पहले गायब हो गया, अब फाई का डाटा पुट कर देंगे तो रिलेशन आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच के हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 3 बाई लैम्डा 1 माइनस एच बाई लैम्डा 2, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 फाई माइनस फाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 फाई, तो फाई रहेगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे। और अब इसको पुट कर देंगे, तो इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा ई भी डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 3 माइनस इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3/2 एच सी बाई लैम्डा 1। ठीक है, आइए माइनस वाला होगा तो प्लस हो जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा 2। तो यहाँ से हम लोग को भी डैश निकल जाएगा। तो एच सी बाई ई हम लोग कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो एच सी बाई ई कॉमन कर दीजिएगा, एच सी कॉमन कर दिए, ई इधर से चला गया तो हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 3 और माइनस 3/2 लैम्डा 1 प्लस 1/2 लैम्डा 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो भी डैश का वैल्यू एच सी बाई ई हो गया 1 बाई लैम्डा 3 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, यहाँ है 2 लैम्डा 2, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 1 बाई लैम्डा 3 प्लस 1/2 लैम्डा 2। ठीक है, और माइनस 1 बाई लैम्डा, यहाँ पर तो इतना है तो वो भी गलत हो गया। इसमें देखेंगे
तो Hc/E 1/λ3 -1/λ2, यहाँ प्लस है तो ये भी गलत हो गया। वहाँ से देखिएगा तो Hc/E 1/λ3 प्लस 1/2λ2 माइनस 3/2λ1 मैच कर गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। तो इसमें एक चीज़ समझना, अगर जो ये माइनस वाला केस नहीं होता तो रिलेशन निकालना बड़ा आसान होता है। जब प्लस माइनस का केस हो जाता है ना तो थोड़ा सा सोच करके, ठीक है, तो कैसे सोचे समझ में आया ना कि हमको v डैश को λ1 λ2 λ3 के टर्म में निकालना है। इसका मतलब फाई और v दोनों को गायब करना है। तो फाई को अगर गायब करिएगा इसके हेल्प से तब भी आ जाएगा, इसके भी हेल्प से करिएगा तब भी आ जाएगा। तो एक ही चीज़ बचा है कि पहले हम भी को गायब कर ले, उसके बाद जो फाई आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे तो चल आएगा। तो कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दिया हुआ है ए न्यूट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड v मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन with a stationary hydrogen atom in ground state. Okay, the minimum kinetic energy of the neutron for which inelastic collision will take place is। तो इस ढंग का क्लास में हम करवाए थे छोटू कि जब भी आपको एटम में इनइलास्टिक कोलिजन का बात करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टकराने के बाद जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या हो जाएगा कि ट्रांजिशन में चला गया होगा। तो ये हम क्लास में बता चुके हैं। तो न्यूट्रॉन टकराएगा किससे? हाइड्रोजन वाला से। ठीक है, तो इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो गया कि इनइलास्टिक कोलिजन तभी होगा जब एनर्जी लॉस जो हो गया है वो गैप के बराबर हो जाए। ठीक है, मिनिमम गैप के बराबर, ज़्यादा के भी हो सकता है लेकिन कम से कम मिनिमम गैप के बराबर तो ज़रूर हो। तो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों का तो क्या है, मास सेम है, तो दोनों का मास सेम है। तो लॉस कितना हो जाएगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस हो जाएगा कितना, हाफ म्यू। तो म्यू हो जाएगा m1 इंटू m2/m1 प्लस m2, तो इतना इंटू भी रिलेटिव स्क्वायर। अरे एक ये न्यूट्रॉन इधर चल रहा है, ठीक है, और ये क्या है कि हाइड्रोजन एटम से क्या होता है, टकराता है। तो हाइड्रोजन एटम से टकराएगा तो अगर चिपकेगा तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, हाफ म्यू, और ये चल रहा है भी से, ये वाला किस में है, रेस्ट में एटम, तो भी रिलेटिव स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, टोटल एनर्जी लॉस। तो ये एनर्जी लॉस तभी करेगा जब ये उस एनर्जी को रख सके, और ये मिनिमम एनर्जी इसके बराबर ले सकता है या इससे ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन मिनिमम तो इतना लेगा। तो वही पूछ रहा है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पर मिनिमम का बात हो रहा है कि ये टकराए तो मिनिमम कितना रहे कि मतलब इनइलास्टिक हो, मतलब ट्रांजिशन हो। तो ये समझ में आ गया होगा कि चूंकि वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इसका बात कर रहा है, इसका मतलब मिनिमम लॉस का बात किया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसी ट्रांजिशन के बारे में सोचना है। ये आपका दिमाग क्लिक कर गया होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी लॉस जब ये टकरा कर करके चिपकेगा तो टोटल एनर्जी लॉस इतना होगा, और इधर ट्रांजिशन के हिसाब से एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, मतलब ये लेगा कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। तुम समझ गए होगे। ठीक है, तो आपको पूछा है कि इसका एनर्जी मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इसका एनर्जी तो मिनिमम होगा शुरू में जो इतना के बराबर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम के ही केस में डील कर रहे थे, इसको इधर फेंक दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि क्लास में हमें डिट्टो प्रॉब्लम आपको करवाए हैं कि ये वाला न्यूट्रॉन है, ठीक है, या अल्फा है, कोई भी चीज़ है, तो मतलब इन इलास्टिक एटम के सेंस में, बॉडी के सेंस में इलास्टिक इन इलास्टिक पढ़ना है तो अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन एटम वाला में जब भी इन इलास्टिक बोलेगा इसका मतलब जो एनर्जी लॉस हुआ है वो एक्साइटेशन में चल गया। ठीक है, अब मिनिमम का बात करेगा तो मिनिमम एक्साइटेशन, तो यहाँ से मिनिमम तो 2 पर ही जा सकता है,
समझ में आ रहा है? अगर कहता कि मतलब जंप कर गया या इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ दिया, इसका मतलब इन्फिनिटी पर करवा देते। इसका मतलब यहाँ पर -13.6 है तो इसको +13.6 मिल गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको +13.6 के बराबर करते। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, और क्लास में भी इसको हम करवा चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन है 28 दिया हुआ है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड। अच्छा एक चीज़ समझना जी कि इसको मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोचा जा सकता था, लेकिन वो बहुत लेंदी कर देगा। बुक में वही मेथड दिया रहता है, हम उस मेथड को छोड़ दिए। इसमें क्या करेगा, पहले मोमेंटम कंजर्व करेगा, फिर एनर्जी कंजर्व कर करके लिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो थोड़ा लंबा जाता है, तो उसको हम छोड़ दिए, डायरेक्ट हम ऐसे बता दिए। बुक में उस ढंग से दिया हुआ रहता है, दूसरे ढंग से जो हम लिखे नहीं हैं, बुक में उसी ढंग से देता है, लेकिन तुमको बनाना इस ढंग से, ठीक है। चलो दिया हुआ है कि ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2। ओके, if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface is, ये तो बच्चा टाइप का। तो शुरुआत में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, hc बाई लैम्डा माइनस फाई, ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहला बार में। अब बाद में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो hc बाई लैम्डा बाई 2 माइनस फाई, ये हो गया बाद में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया शुरू में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और बोल रहा है कि बाद में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है पहला वाला का, तो ये पहला वाला का 3 टाइम्स है बाद वाला का, तो इसको डील कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया 3hc बाई लैम्डा माइनस 3 फाई, ये बराबर हो जाएगा किसके, 2hc बाई लैम्डा माइनस फाई। तो इसको इधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा hc बाई लैम्डा, आइए इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 फाई, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा फाई। तो hc बाई 2 लैम्डा, hc बाई 2 लैम्डा पहला ही ऑप्शन में दिया है। तो बच्चा टाइप का सवाल था। आइए सब देखा हुआ है पहले ही से क्लास में, आपको दिया हुआ है मैच लिस्ट 1 फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट विथ लिस्ट 2 इट्स कंक्लूजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उधर दिया हुआ है उससे रिलेटेड। तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जीती है, तो आपको बताया था कि फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था जिससे पहला बार एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ था क्या, कि एटम में एनर्जी स्टेट होता है। ठीक है, मतलब बोर जो दिए थे उसको क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया था। तो ये किसके साथ जाएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम, हाँ यही वाला होगा। वेव नेचर नहीं, ये नहीं, तो ये वाला हो गया। ठीक है, फिर दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही था, तो इससे मैच कर गया। और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ये बताया था। तो आर का हो गया कौन, 3 हो गया, और क्यू का हो गया 1, और पी का हो गया 2। तो पी का 2 किस में है, तो पी का 2 इसमें है, और उसके बाद क्यू का 1, तो क्यू का 1 इसमें है, इसमें नहीं, तो यही वाला होगा। और आर का 3 मैच कर गया, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें कुछ था नहीं। दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय ए वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज क्लोज टू। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता है कि लैम्डा का वैल्यू होता है 2.27 एंगस्ट्रम बाई रूट भी, तो रूट भी कितना हो गया, रूट 50, तो ये हो गया 12.27 एंगस्ट्रम बाई, ये हो गया 5√2, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, 10 हो गया।
ऊपर से कितना हो गया, तो 12 पॉइंट दूर दूर दिया है, हाँ दूर दूर ही दिया है, लेकिन चलो कर लेते हैं। तो 12.27 ये हो गया वो, चलो इतना रहने दे रहे, ठीक है। तो ये हो गया इतना, और ये हो गया 8 to 10 9 4, ठीक है। और 1 2 2 7 7 0 0 10 13 7 1, तो अप्रॉक्स हो गया 17.3 अप्रॉक्स एंगस्ट्रम बाई 10, तो 1.73 एंगस्ट्रम, तो 1.73 एंगस्ट्रम के आसपास, तो सी ऑप्शन हो गया। कुछ था नहीं। 31 में क्या दिया हुआ है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन इन द n = 4 लेवल इज 2 times द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। गलत है, डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल होता है n के, तो ग्राउंड स्टेट का n = 1 है और ये वाला n = 4 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 4 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स नहीं, तो गलत हो गया। 4 टाइम्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, सही है। ग्राउंड स्टेट का n 1 होता है और ये n = 4 है, तो n के प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है n के, तो ये समझ में आ गया कि इसके रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स होगा, तो ये सही है। हाफ ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, गलत है। 1/4 ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ये भी गलत है, ठीक है। तो n = 4 में जो होगा ग्राउंड स्टेट का 4 टाइम्स होगा, तो बी ऑप्शन हो गया। तो कुछ है नहीं। दिया हुआ है एज एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो हम लोग को याद ही रहता है कि जब ऊपर से नीचे आता है तो टोटल एनर्जी जो होता है वो घटता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, तो चूंकि भी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो टोटल एनर्जी घटता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी भी घटता है। वो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे जैसे नज़दीक आता है तो ज़्यादा निगेटिव होता है, तो टोटल एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी घट रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है क्योंकि भी बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेज, गलत हो गया। इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेज, ये सही है, ठीक है। और ये तो गलत हो गया, तो सी ही ऑप्शन हो गया। दिया हुआ है इफ वन वेयर टू अप्लाई बोर मॉडल टू ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग इन ए प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड b, द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द nth लेवल विल बी। तो जैसे ही आपको बोर मॉडल दिया तो आपको तुरंत समझ जाना है कि mvr का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, n × h/2π के बराबर हो जाएगा। और वो घूम रहा है किस में, सर्किल में घूम रहा है, चार्ज q है, मास m है, और रेडियस का बात किया तो r का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mv/qb के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि चार्ज पार्टिकल का nth लेवल में एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी बोले तो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको किसके टर्म में चाहिए, हाफ mv² के टर्म में, इसका मतलब r को गायब करना पड़ेगा। तो इससे क्या करते हैं कि पहले हम लोग r को गायब करते हैं, r को गायब करेंगे तो जो v वाला टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी की तरफ ले करके चल जाएगा। तो r को यहाँ पुट कर, या तो रेशियो ले लीजिए या डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mv, और r के जगह पर हो जाएगा mv/qb, ये बराबर हो जाएगा n × h/2π के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो एम और वी स्क्वायर तो आपको मिल गया, वी स्क्वायर एम। तो ऐसा करते हैं ना कि हाफ इधर भी कर दीजिए और हाफ इधर भी कर दीजिए, ठीक है। और अब क्या करिएगा कि इसको पकड़ लीजिए, तो ये हो गया कितना, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और बाकी को उधर फेंक दीजिए, तो उधर फेंक दीजिएगा तो क्यू भी उधर चल जाएगा, एम इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एन एच क्यू बी बाई 4 पाई, और ये इधर से आ गया तो एम। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया एन एच क्यू बी बाई 4 पाई एम, इतना हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तब तो आएगा, वो बोल रहा है एनर्जी, तो एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इतना हो गया। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी कैसे निकलता है, तो माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा जी, R1 से R2 जो आप कर दीजिए, ठीक है। इन्फिनिटी से भी लाया जाता है R पर, पहले यहाँ देखिए ना, तो हो जाएगा। और चूँकि चार्ज है तो एफ वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर, ऐसे अभी रहने देते हैं, फिर इन्फिनिटी पुट किया जाता है, तो Q और वी वेक्टर को तो लिखिएगा डी आर बाई डी टी क्रॉस R वेक्टर, ठीक है, डॉट डी आर वेक्टर। और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो स्केलर ही तो बाहर चल गया, तो डी आर क्रॉस आर, तो इस दोनों का क्रॉस लिए हैं आप, और इसी जिसका क्रॉस लिए उसी में से किसी एक के साथ डॉट लिए हैं, तो वेक्टर में ही बताएं ए क्रॉस बी डॉट, चाहे ए रहे चाहे बी रहे वो जीरो ही होता है। बताए थे ना कि ये वाला जो है वो डी आर के परपेंडिकुलर है, डी आर के साथ ही डॉट ले लेते हैं, जीरो इस वेक्टर में कर चुके हैं, तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो टोटल एनर्जी जो है वो इसी के बराबर हो गया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो गया एन एच क्यू बी बाई 4 पाई एम, तो 4 पाई एम नीचे में किस में है, अच्छा तो एक के गो ऑप्शन में है, और ऊपर वाला देख लीजिए एन एच क्यू बी मैच कर गया, इसका मतलब टोटल एनर्जी यही है पार्टिकल का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी जी इसको आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, तो हम इतना कर करके बताएं, हम लोग को पहले ही याद रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वर्क डन हमेशा जीरो होता है, चाहे वो कितना भी दूर चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या होता है, जीरो। तो ये तो हम ऐसे कर दिए हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है, माइनस मतलब निगेटिव वर्क डन बाई फील्ड, यही ना डिफाइन किया था, जब वर्क डन बाई फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो ये हम करके बताएं, डायरेक्ट भी आप बोल दे सकते थे। अच्छा मैंने देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ये नहीं बोले थे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, वहाँ पर हम ये हिट करके बोले थे कि फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा, चाहे वो दिखे चाहे नहीं दिखे। कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क किया, इसका मतलब समझिए वो धोखा दे रहा है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो वर्क कर रहा है। आपको एक एग्जांपल बड़ा अच्छा दिए थे कि दो मैग्नेट को छोड़ दीजिएगा तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो आपको लगेगा कि वर्क डन किया है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वहाँ वर्क नहीं करता, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। तो ये सब एग्जांपल हम दे चुके हैं। हाँ ये वाला जो है वो इसलिए किए हैं क्योंकि हम इस फॉर्मेट में नहीं बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता, हम सीधे बोले थे कि वर्क डन बाई फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होता है, जीरो। तो आप वर्क डन बाई फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इतना नहीं भी करते, अगर वो ध्यान में रहता था डायरेक्ट जीरो आप यहाँ कर सकते थे।
तो यही वाला हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, दिया हुआ है लेट एन बीटा बी द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाय 1 ग्राम ऑफ सोडियम 24। ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, हाफ लाइफ 15 आवर दिया हुआ है इन 7.5 आवर्स। ओके, एन बीटा इज क्लोज टू, एवोगैड्रो नंबर का डाटा दिए हुए। ठीक है, तो बोल रहा है कि 34 है, सोडियम 24 जो है क्या कर रहा है, बीटा इमिशन कर रहा है। तो 7.5 आवर में क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था। तो आप ये समझ सकते हैं कि m का वैल्यू, m रिमेनिंग जो रहेगा ये बराबर हो जाएगा किसके, हालांकि याद भी रहता है जी कि हाफ लाइफ के हाफ टाइम में √2 टाइम्स कम हो जाता है, लेकिन चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो m का वैल्यू हो जाएगा m0 बाई 2 पर पावर t बाई t हाफ। तो यहाँ से आ गया m0 बाई, और ये 2 हो गया, तो ये √2। हम लोग को याद भी रहता है कि हाफ लाइफ के हाफ में √2 टाइम्स कम हो जाता है, इसे भी पता चल गया इतना। ठीक है, तो इतना रिमेनिंग रहेगा। तो देखो समझना, बीटा का अगर नंबर देखना है तुमको, तो तुमको रिमेनिंग से नहीं मतलब है, कितना टूट के गया उससे मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो m डिकेड, कितना डिके हुआ, तो था इतना, आज इसमें से इतना बच गया, तो इसका मतलब इतना डिके हो गया। ठीक है, तो ये हो गया m0, और इसको कर लीजिएगा √2 - 1 बाई √2, इतना। तो इतना डिके हो गया, और जितना डिके होगा उतना ही बीटा बना होगा। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, इसी को किससे इंडिकेट किया है, एन बीटा से। तो ये किसके बराबर होगा, तो इतना मास डिकेड हुआ, समझिएगा। पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, √2 - 1 बाई √2, इतना मास डिके हुआ। m0 का वैल्यू दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में है ये, तो इतना डिके हुआ मास, तो मोल कितना हो जाएगा, तो 24 से डिवाइड करिएगा, तो इतना मोल डिकेड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम बोलिए या न्यूक्लियाई बोलिए, तो एवोगैड्रो नंबर से आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। समझ गए, इतना मास डिके हुआ जी, तो मास डिके हुआ, उसमें क्या करिएगा, मोलर मास से डिवाइड करिएगा, तो मोल आ गया, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इतना एटम या इतना न्यूक्लियाई डिके हुआ, और जितना डिके होगा उतना ही बीटा पार्टिकल बना होगा। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप, ऐसा करिए ना कि √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो समझ में आ रहा होगा कि अप्रोक्स इससे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला हो गया 0.414 इंटू √2 करिएगा। ठीक है, और वैसे नहीं करिए, आप ऐसे कर दीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि √2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो √2 यहाँ से होगा, तो हो जाएगा 2 - √2 बाई 2, ये वाला तो है 4 इंटू 10⁻23। तो ये कितना कैलकुलेशन है अब, तो ये हो गया 2 - इतना बाई 8 इंटू 10⁻23। तो इसको कर लीजिएगा 6, 8, 5 इतना बाई 8, और चूँकि डिवाइड आपको करना है तो ऐसा करिए कि, अच्छा कैसे दिया है ये देखते हैं, 1 डेसिमल के बाद दिया है, तो इसमें क्या करिए ना कि उससे 100 यहाँ ला लीजिए, तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻21, ये हो जाएगा 58
0.6/8 इंटू 10⁻21, तो 8 से 7 बार में 2 और 6, मैंने इसी टाइप से 7.3 इंटू 10⁻21 के आसपास, तो 7.5 इंटू 10⁻21 ये वाला मैच कर गया। कुछ था नहीं, बड़ा आसान था। दिया हुआ है द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू 3:2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁴ टेस्ला if the radius of the largest circular path followed by these electrons is 10 mm. Okay, the work function of the metal is close to, ये बोल क्या रहा है कि हाइड्रोजन में ये n = 1 हो गया, n = 2, n = 3 और भी बहुत सारा होगा। तो 3 से 2 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो यहाँ से क्या होगा, फोटोन निकलेगा। और इसका एनर्जी कितना होगा, तो ये तो आप जानते हैं कि फर्स्ट से इसके बीच में गैप होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये वाला जो होता है ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये गैप कितना हो जाएगा, ये 12.1 है, ये 10.2 है, तो ये गैप कितना हो जाएगा, तो इसको इसमें घटा दीजिएगा तो हो गया 9 और 1। तो इस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोल रहा है ये फोटोन मेटल सरफेस पर गिरा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो इसका जो kmax होगा इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होगा एनर्जी ऑफ फोटोन -5 इतना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला वो गया किस में, ये मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला, वो गया किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। जब मैक्सिमम एनर्जी का है तो लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, समझ में, लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी है जी। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी है तो इसका मतलब इसी से रिलेटेड है, तो आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं R = mv/qb, इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसमें घुसा है तो R का वैल्यू हो जाएगा mv/qb। तो R आपको दिया हुआ कितना दिए हुए है, 10 × 10⁻³ R दे दिया। Q के को इधर करिएगा तो वो तो हो जाएगा E के बराबर, और B को करिएगा तो B का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁴, तो इसको इधर भेज दिए। और mv है तो आपको v का तो डाटा नहीं दिया, तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, mv है जो कि क्या है, p ना है जी, तो p को तो √2m के लिख सकते हैं। आप समझ में आ रहा होगा आपको, तो इसको लिख देंगे √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखिए कि ये और ये, तो 10⁻² तो हो गया 10⁻⁶, तो इसको इधर करिएगा तो हो जाएगा कितना, 9e² 10⁻⁻12। ठीक है, और वो बराबर होगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 × 10⁻31। ठीक है, और अच्छा इसको आप एक चीज़ समझिएगा, आसानी के लिए क्या कर लीजिए ना कि 9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो अभी तो 5 पुट किए हैं, इसको हम मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मानिए लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन वोल्ट में भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधा हो जाएगा।
तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मानिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो 5 आएगा ना तो हम समझ जाएंगे कि उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर जो आप ऐसा कर लिए तो यहाँ पर 1.9 माइनस 5 ऐसे हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो निकलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड इसको कैंसिल कर देगा, इसलिए हम वहाँ पर कर लिए। आप समझ गए होंगे कि अपने सुविधा के लिए, चूँकि यहाँ ई स्क्वायर है तो हम क्या किए ना कि ई फाई जो था उसको मान लिए फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन होकर के कैंसिल हो गया। तो अब जो फाई आएगा तो ओरिजिनल में कितना वैल्यू हो जाएगा, तो जो आया है वो उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से ऐसा करिए ना कि 9.1 से ये वाला अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और 1.9 माइनस 5। तो अच्छा ये वाला भी देखिए 31 हो जा रहा है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो गया, ये आएगा तो 0.8 होगा, तो 5 को इधर करिएगा उसको उधर करिएगा, तो 5 का वैल्यू हो गया 1.9 माइनस 0.8, तो 1.1। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना सोच लिए थे जी, अरे यार ढेर चल गया है। तो 5 का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया ओरिजिनल में, तो यहाँ से आ गया 1.1, और चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माने हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा हो गया लिक्विड, तो 1.1 के आसपास। हाँ, तो एग्जैक्ट मैच कर गया ये वाला, तो वही वाला हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम and doubly ionized lithium all have 1 electron around the nucleus, सब हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 2 to n equal to 1, okay, if the wavelengths of emitted radiations are lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4 respectively, then approximately which one of the following is correct, ठीक है। तो 2 से 1 में गया है, तो हाइड्रोजन है जी, तो हाइड्रोजन में लैम्डा 1 निकला है, 2 से 1 में गया। तो ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का भी तो जेड का वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन में होगा वही वाला किस में होगा। अरे हम लोग पढ़े हैं ना कि 1/λ जो होगा, ठीक है, या एनर्जी को ही हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर है न्यूक्लियस, तो 2 से 1 में जंप कर रहा है, तो ये वाला जो डेल्टा ई होता है ये प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, ठीक है, और डेल्टा ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा के। ये तो आपको पता है कि 2 से 1 में गया है, कहीं से भी कहीं जाएगा तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, और डेल्टा ई जो है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हाइड्रोजन में अगर लैम्डा 1 निकला है तो ड्यूटेरियम में देखिएगा तो उसका भी जेड तो हाइड्रोजन के ही बराबर है, इसका मतलब डेल्टा ई सेम होगा। जब डेल्टा ई सेम होगा तो लैम्डा भी सेम होगा, इसका मतलब लैम्डा 1 बराबर हो गया लैम्डा 2 के, ये तो आपको पता चल रहा होगा। फिर क्या बोला है कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, तो हीलियम वाला में आप देखिएगा 2 से 1 में ही, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो ये डबल हो गया, तो ये हो गया 4 टाइम्स, तो एनर्जी हो गया 4 टाइम्स, इसका मतलब वेवलेंथ तो हो गया 1/4 टाइम्स। हीलियम के लिए जब इसी में देखिएगा तो ये हो गया डबल, तो ये 4, तो हीलियम के लिए इसके बीच में गैप हो गया 4 टाइम्स एनर्जी का, इसका मतलब वेवलेंथ है जो कि 4 टाइम्स कम हो गया होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि लैम्डा 3 जो होगा वो पहले वाले के रिस्पेक्ट में कम होगा 4 टाइम्स। फिर क्या है,
डबली आयोनाइज्ड लिथियम, तो लिथियम के लिए तो हो जाएगा क्या, अगर 2 से 1 में जाएगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा एनर्जी, तो वेवलेंथ तो है जो कि 1/9 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब λ4 जो है हाइड्रोजन वाला का जो था उसके इतना है। ठीक है, तो आप कर करके देख लीजिए। तो λ1 λ2 तो पहले बराबर है, तो λ1 λ2 किस में बराबर है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो इसमें है, तो λ1 λ2 बराबर है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि λ1 4 टाइम्स λ3 है, तो λ1 4 टाइम्स λ3 है, और λ1 जो है वो 9 टाइम्स λ4 है, तो λ1 9 टाइम्स λ4 है, तो सब मैच कर गया। ऐसे सब मैच करने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि यही वाला ऑप्शन है जो कि इसी में नहीं है, केवल इसी में, तो यही हो जाता है, ऐसे सब मैच भी कर गया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, कुछ है नहीं, बहुत आसान था सवाल, सब क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करवे ले। ठीक है, दिया हुआ है द एनोड वोल्टेज ऑफ ए फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट falling on the cathode is gradually changed. Okay, the plate current I of the photo cell varies as follows. अच्छा, एक चीज समझना कि ये जो है ये फोटो सेल का कैथोड है। ठीक है, फोटो सेल का क्या है, लिख देते हैं, कैथोड ऑफ फोटो सेल है। ठीक है, तो इस पर लाइट गिर रहा है, तो सबसे पहले एक चीज़ तो आप समझिएगा कि लाइट गिर रहा है तो फोटोन गिर रहा है, तो लैम्डा को डिक्रीज किए हैं आप, कि इंक्रीज किए हैं। अच्छा, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है तो लैम्डा को इंक्रीज ऐसे चलेगा, तो इंक्रीज करते हुए मानेंगे, तो लैम्डा को इंक्रीज करिएगा तो नंबर ऑफ फोटोन जो होगा ये तो कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेगा तो फोटो करेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझते जाना। ठीक है, तो बोल रहा है फोटो सेल पर जो लाइट गिर रहा है उसका आप क्या किए हैं कि वेवलेंथ और फोटो करेंट का क्या कर रहे हैं, फोटो करेंट या प्लेट करेंट जो बोलिए, उसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो एक फोटोन का एनर्जी घटेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ तो फोटोन उतना ही गिरेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ही निकलेगा, मतलब फोटो करेंट उतना ही होगा। तो ये समझ में आया कि अगर जो ग्राफ आप बनाइए तो इधर है लैम्डा और इधर कौन है, फोटो करेंट या प्लेट करेंट, तो लैम्डा के चेंज होने से एक फोटोन का एनर्जी तो चेंज होगा, मगर नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होगा, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, मैंने फोटो करेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या ऐसा ग्राफ दिया है किसी में, नहीं दिया। ठीक है, तो जब ऐसा ग्राफ नहीं दिया तब हम लोग और डीप सोचेंगे, क्या कि अगर लैम्डा को बढ़ाइएगा तो एक फोटोन का एनर्जी घटेगा, लेकिन टोटल फोटोन उतना ही गिरेगा। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि एनर्जी ज़्यादा था, तो अंदर में इंटरनल कोलिजन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। लेकिन अगर फोटोन का एनर्जी अगर कम है तो एनर्जी तो देगा, वो बाहर आना चाहेगा, तो कुछ कुछ है जो कि टकराएगा, तो चूंकि कम एनर्जी है तो टकरा कर करके अंदर रुक जाएगा, और जब टकरा कर करके अंदर ही रुक जाएगा तो पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फोटो करेंट घटेगा। एक बार फिर से, ओरिजिनल तो क्या है कि लैम्डा का चेंज होने से फोटो करेंट चेंज नहीं होगा था, ग्राफ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं दिया है तो इसका मतलब बोल रहा है कि थोड़ा और सोचिए। रियलिटी में क्या है कि अगर ये रहता तो यही आंसर होता, लेकिन ये नहीं दिया है, तब आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि लैम्डा को अगर आप बढ़ाइएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन घटेगा तो जो टकरा कर करके देगा इलेक्ट्रॉन को, उसको एनर्जी कम रहेगा।
तो पहले क्या था कि इंटरनल कोलिजन के बावजूद भी निकल जाता था, लेकिन अब क्या है कि इंटरनल कोलिजन होगा तो कुछ कुछ रुक जाएगा, इसका मतलब पहले के रिस्पेक्ट में कम निकलेगा। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा इसका एनर्जी घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एनर्जी घटेगा और इंटरनल कोलिजन के कारण कुछ रुक जाएगा, ठीक है। जो पहले निकल जाता था इंटरनल कोलिजन के बावजूद वो भी है जो कि क्या होगा कि रुक जाएगा, इसका मतलब करंट घटेगा। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाइएगा करंट घटेगा। तो ये बोल रहा है कि करंट घट रहा है, ये बोल रहा है कि पहले बढ़ेगा तब घटेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि पहले बढ़ेगा तो कांस्टेंट रहेगा, नहीं। ये भी बोल रहा है बढ़ेगा तो कांस्टेंट रहेगा, नहीं। ये वाला हो जाएगा कि लैम्डा बढ़ेगा तो करंट घटेगा। देखो एक चीज़ समझना जी, अगर ये ग्राफ देता तो यही हो जाता, लेकिन ये वाला दिया नहीं है, तब हमको वो मारना है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में लैम्डा के बारे में देता है तो हम लोग को एक फोटोन के बारे में सोचना है, नंबर ऑफ फोटोन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। दिया हुआ है इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर n टू अनदर विथ क्वांटम नंबर n-1, ओके। और बोल रहा है n1 से क्या है, बहुत बड़ा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोग तो जब भी जंपिंग होता है तो पढ़ते हैं 1/λ इक्वल टू RZ² 1/n1²। तो जहाँ गिरेगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 1/n2²। तो ये वाला होगा, ये जहाँ पर गिरता है ये जहाँ से गिरता है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी पर जाना है, तो फ्रीक्वेंसी पर जाना तो C और C से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी C/λ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा RC/Z²। सब पढ़ाया गया जी, एनर्जी होता है तो अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ बता दिया गया। तो इसको डील करिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, n² माइनस n-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा n-1 का स्क्वायर और n², ठीक है। एक चीज़ समझ में आ रहा है ना कि अप्रोक्सीमेशन यहीं पर क्यों नहीं लिए, n बहुत बड़ा है तो n-1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और जब अगर n हो जाएगा तो 1/n² माइनस 1/n² 0 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो सोल्व करने पर अगर 0 आ जाए इसका मतलब उसको वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम बाइनोमियली कर दे सकते हैं या डायरेक्ट पहले कैलकुलेट ऐसे कर दिए, जैसे करिएगा। तो न्यू का वैल्यू हो गया RC/Z², ठीक है। और ये वाला खुलेगा तो ये हो जाएगा n², इसको खोलिएगा तो हो जाएगा -n² -1 और -2n है तो ये हो जाएगा +2n बाई n-1 का स्क्वायर और n²। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से न्यू का वैल्यू जो आ गया वो RC/Z²। और अब देखते हैं कि अगर n बहुत बड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2n बचेगा, और n बहुत बड़ा है तो इसको हटा देंगे तो n² बचेगा। तो कटने के बाद 0 नहीं होता, इसका मतलब ऐसा मान सकते हैं। तो n अगर बहुत बड़ा है तो ये वाला रह जाएगा यहाँ पर 2n, और यहाँ पर n बहुत बड़ा है तो इसको हटाएंगे तो हो जाएगा n², ये n², तो n⁴। देखो यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिए, यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर लेते n बहुत बड़ा है तो क्या होता कि ये वाला गायब हो जाता, तो 1/n² माइनस 1/n², 0, इसका मतलब वहाँ नहीं ले सकते थे, ठीक है। या बाइनोमियली भी कर सकते हैं, चलिए ना करते हैं। तो ये हो गया इसके, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि न्यू प्रोपोर्शनल है किसके, 1/n³ के, ठीक है। तो ये न्यू प्रोपोर्शनल है 1/n³। तो ये अगर यहाँ पर से आपको ये क्या है ना कि जब नहीं पता चले तो आप पहले सोल्व करिए फिर डील करिएगा तो आसान होता है। अदरवाइज यहाँ से बाइनोमियली कोई घींच ले सकता है कि C और C से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया कि न्यू, तो ये हो गया RC/Z²। और इसको क्या करेगा कि पहले n को बाहर खींच लेगा, तो यहाँ हो जाएगा n को बाहर खींचेगा तो n² हो गया, तो 1 माइनस 1/n का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं पहले 1 माइनस 1/n पर पावर -2 माइनस 1/n², यही हो जाएगा। तो न्यू का वैल्यू हो जाएगा RC/Z² बाई
एन स्क्वायर, कॉमन कर लिया इसको, तो ये वाला खुलेगा तो हो जाएगा 1 + 2/n-1। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करो यार। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो RCZ² 2, पहले 2 नहीं आया था, इसे कैसे पॉसिबल 2 नहीं आएगा, हाँ 2 आया था, तो /NQ। तो यहाँ से पता चल गया कि न्यू प्रोपोर्शनल है किसके, 1/NQ के है प्रोपोर्शनल, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है NQ के है। तो जो बोलो ऐसे हो गया। और बनाना है तो और भी बना सकते हो, क्योंकि n बहुत बड़ा दिए हुए है, तो कोई ऐसे भी सोच सकता है। ये बड़ा अच्छा देखिए फीलिंग आएगा, बुक में ऐसा नहीं देता है, लेकिन फीलिंग आएगा बड़ा अच्छा कि n पर था, अब फिर इसमें जंप किया, n बहुत बड़ा है, तो n बहुत बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जंप किया, तो एक तरह से ये dn टाइप का हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, n बहुत बड़ा है और एक का जंप करेगा, तो इसको अगर n बोलते हैं तो इसको जंप करेगा तो dn टाइप का फीलिंग देगा। तो यहाँ तो आपको पता चल गया 1/λ = RZ², तो न्यू करेंगे तो हो जाएगा RCZ², या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इतना नहीं भी करना है तो आप ऐसे कर दीजिए कि E का वैल्यू होता है जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ठीक। तो E का वैल्यू इतना हो गया, तो DE का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो n बहुत बड़ा है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इसको dn तुम मान सकते हो, और इसको तुम जो गैप होगा उसको DE भी मान सकते हो। तो इसका वैल्यू DE हो गया, तो हो गया, डिफ्रेंशिएट किए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर हो गया, Z² भी क्या हो गया, बाहर हो गया, ये हो गया 1/n²। तो इसको कर लोगे तो कितना हो जाएगा, -2n⁻³ DE। और जो DE होगा तो इसको लिखा जा सकता है hν। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो गैप होगा वो है फोटोन जाएगा। तो ये हो जाएगा -30 प्लस हो गया और 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/NQ। H को उधर फेंक दोगे, वही वाला कांस्टेंट यहाँ पर आता है। तो यहाँ से पता चल गया कि न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, NQ के। जैसे करो, 3 मेथड तो बता दिए, ऐसे कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड 3 था, ये समझने में हो सकता थोड़ा सा आपको दिक्कत लगे, तो खैर लाइट है, आप इधर से कर लीजिएगा, ठीक है। दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4, ओके। देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द इमिशन स्पेक्ट्रा विल बी। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा पूछ सकता रहा है जी, पॉसिबिलिटी। तो हम लोग तो 39 है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम ये किसके बराबर होता है, Δn इंटू Δn + 1/2। तो 4 और 1 के बीच में बात कर रहा है, तो Δn 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 6। तो टोटल स्पेक्ट्रम 6 निकलेगा, कुछ था ही नहीं इसमें। 40 दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ओके। ऑफ द 4 चॉइसेस गिवन आफ्टर द स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। इफ इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर दे कैन इंटरफेयर एंड शो डिफ्रैक्शन, ये भी सही है। और चूंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है, इसी से पता चला था कि वेव नेचर है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो बड़ा आसान था, ठीक है। डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है।
assume that a neutron breaks into a proton and an electron. Okay, the energy released during this process is, अच्छा ये क्यू वैल्यू पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन है जो टूटा है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो 41, तो डेल्टा एम के लिए क्या करिएगा कि न्यूट्रॉन का मास है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27, इसमें घटाइएगा ये दोनों का मास जोड़ के 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 9 इंटू 10⁻31 kg, सब kg में ही है तो kg में आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या 27 और 31 है, तो ऐसा करिए ना कि इसको भी 31 ही बना दीजिए ताकि सब एक के टर्म में आ जाए। तो इसको 30 या उसको 27 में कर दीजिए, बेहतर है इसी को 31 में कर दीजिए। तो 31 करिएगा तो 10⁴ इधर आएगा, तो 10⁴ इधर आएगा तो हो जाएगा 16725 इंटू 10⁻31। इसको भी करिएगा तो हो जाएगा, कोई गड़बड़ है क्या, 167 न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ है प्रोटॉन में, इस दोनों का मास बराबर कैसे देगा, डेल्टा एम निगेटिव नहीं होगा, कुछ गड़बड़ दे रहे हैं ये। अरे न्यूट्रॉन टूटेगा प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो इस दोनों का जो मास होगा वो कम होना चाहिए इससे, ठीक है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ दे दिया है। ये दोनों बराबर था, हमको ध्यान ही नहीं गया था, तो कोई गड़बड़ इसका मतलब दे दिया है ये। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में डेल्टा एम थोड़ी आएगा। ये जंग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ तो आ जा रहा है -9 इंटू 10⁻31, तो ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि प्रोसेस उल्टा देगा, ठीक है, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रॉन बना। हालांकि यहाँ मास बदला हुआ रहना चाहिए, मास नहीं बदला है तो गड़बड़ तो है। चलिए हम ऐसे बना देते हैं, प्रोसेस या तो उल्टा होगा जी या मास बदला हुआ रहेगा। अगर प्रोसेस उल्टा रहेगा, हालांकि हम लोग जानते हैं जी, हम आपको क्लास में ही बताए हैं थ्योरी में भी, कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास को जोड़ भी दोगे तब भी ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, इसीलिए तो वो खुद ब खुद टूटने में मतलब सक्षम होता है कि हाँ खुद टूट सकता है। तो इसका क्वेश्चन ही गलत है, कहे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ने पर इससे ज़्यादा होया, जो प्रैक्टिकली क्या है, गलत है। और अगर उल्टा, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर उल्टा देता, तब अगर क्यू वैल्यू निकालना रहता, ठीक है, तो वो अपने देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है नहीं सही। तो क्यू वैल्यू तो मास वाला में, हालांकि माइनस नहीं होना चाहिए, तो अगर होता तो इतना इंटू सी स्क्वायर कर लेना, जो आएगा सो आएगा, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें। दिए हुए है ए डायटोमिक मोलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 masses m1 एंड m2 विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, ठीक है। इफ वी कैलकुलेट इट्स रोटेशनल एनर्जी बाई अप्लाइंग बोर रूल, अच्छा, ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, इट्स एनर्जी विल बी गिवन बाई, n क्या है, इंटीजर है, तो डायटोमिक है जी, मतलब एक m1 है और एक क्या है, m2 है,
ठीक है। तो इसका आपको एनर्जी निकालना है, इसमें बोर मॉडल अप्लीकेबल है, माने L इक्वल टू mvr इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 बोर मॉडल जैसे ही बोला तो ये तो दिमाग में आ गया होगा। और आपको एनर्जी के बारे में लिखना है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात करिएगा आप, तो इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होता है, लेकिन वो लिखना बेहतर नहीं होगा क्योंकि आपको डाटा किसके टर्म में मालूम है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है L स्क्वायर बाई 2I, और चूंकि बोर मॉडल अप्लीकेबल है तो L का वैल्यू इतना है तो इसका डाटा पुट कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू एच बाई 2 अरे एनर्जी को लिखना है आपको N के टर्म में, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या L स्क्वायर बाई 2I, जनरली यही एप्लीकेबल होता है। तो चूंकि यहाँ L के टर्म में डाटा दिया है तो L वाला इसे कर दिए, L के जगह पर इसको पुट कर देंगे, तो इतना बटा 2 इंटू I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो सेंटर ऑफ मास से ही जो पास करेगा उसी का अबाउट I देखेंगे, तो वो बराबर हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर के, तो m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, तो ये हो गया म्यू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसके बीच में गैप जो है वो आर दिए हुए होगा, आर दिए हुए, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो यही हो गया आंसर, और क्या। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, ये गया तो हो गया 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। और ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही रोटेशनल एनर्जी हो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखो, क्योंकि बोर मॉडल का बात किया तो L स्क्वायर बाई 2I, L के जगह पर पुट कर दिए, I के जगह पर पुट कर दिए, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो n स्क्वायर एच स्क्वायर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ऊपर रहेगा पहले, तो A और B तो गलत हो गया, C और D में, तो m1 प्लस m2, ठीक है, n स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, H क्रॉस है, ठीक है। तो पहले मिला लेते हैं, तो m1 प्लस m2, अच्छा तो साफे गलत हो गया जी, यहाँ पर m1 प्लस m2 ऊपर में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो तीनों गलत हो गया, तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए m1 प्लस m2, ठीक है, n स्क्वायर और h बार का स्क्वायर, तो h बार या h क्रॉस बोलिए, तो इसका h क्रॉस ही बोलिए, तो h क्रॉस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, जो नीचे में जाएगा तो 8 पाई स्क्वायर m1 इंटू m2 आर स्क्वायर, मैच कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए, ठीक है, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत हुआ होगा आपको। बोर मॉडल बोला कि दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये वाला दिए हुए हैं। दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 of the 4 choices given after the statements, choose the one that best describes the 2 statements, ठीक है। A metallic surface is irradiated by a monochromatic light of frequency nu greater than nu naught, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। The maximum kinetic energy and stopping potential are Kmax and V naught respectively, okay. If the frequency incident on the surface is doubled, both the Kmax and V naught are also doubled, तो गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी को आप डबल करिएगा तो फोटोन का एनर्जी डबल होगा, तो आपको बताएं कि फोटोन का एनर्जी डबल होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो Kmax होगा वो डबल से ज़्यादा होगा। अगर फोटोन का एनर्जी कम होता तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता कि जितना टाइम्स कम हुआ है फोटोन का एनर्जी, उससे ज़्यादा कम होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, हम बता चुके हैं। तो ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल की है तो फोटोन का एनर्जी डबल हुआ, तो ये बोल रहा है Kmax भी डबल हुआ, ये गलत हो गया क्योंकि डबल से तो ज़्यादा होगा, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 जब फॉल्स हो जाता है तो देखने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि एक के गुम रहता है, तो 1 ट्रू 1 ट्रू 1 ट्रू 1 फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहा है वो लीनियरली डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर या नहीं, तो Kmax
तो के मैक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, एच न्यू माइनस फाई के बराबर होता है। तो के मैक्स जो है वो न्यू पर लीनियरली डिपेंडेंट करा, एक चीज समझना, के मैक्स न्यू पर लीनियरली डिपेंडेंट करा, ये बात सही है, मगर के मैक्स प्रोपोर्शनल है न्यू के, ये बोलना गलत है, क्लास में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो के मैक्स ही तो होता है जो किसके बराबर होता है, ई इंटू भी के, तो ये भी है जो कि इसके साथ लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा है, ये बात सही है। मगर अगर कोई बोल दे कि भी प्रोपोर्शनल है न्यू के तो गलत। प्रोपोर्शनल और लीनियरली डिपेंडेंट में आपको हम डिफरेंस बता चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ जानने था, 1 फॉल्स है 2 ट्रू। दे रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड, ये कितना था, ये 43 था, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन Li2 प्लस फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड बोर्ड ऑर्बिट इज, तो Li2 प्लस में बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन में तो हम जानते हैं कि n=1 से n=3 में अगर करना है तो ये होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर Li2 प्लस मतलब Z का वैल्यू 3 है, तो इस केस में अगर Li2 प्लस वाला में बात करेगा तो Z का वैल्यू 3 ना हो गया जी, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 108.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 109 जो भी रहेगा, तो 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हो गया। चलिए 45 दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, ओके। द एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 बिटवीन द टाइम T2 when 2/3 of it has decayed and T1 when 1/3 of it had decayed is। अच्छा, ये बोल रहा है कि T1 टाइम में वन थर्ड जो है वो क्या है, डिकेड है। इसका क्या मतलब हो गया कि 2/3 जो है वो अनडिकेड है या रिमेनिंग है, हमको इसी से मतलब रखता है। तो T1 में 2/3 अनडिकेड था, अब बोल रहा है T2 में 2/3, ठीक है। मैं इसे लिख देते हैं, 2/3 जो हो गया वो क्या हो गया, डिकेड हो गया। इसका क्या मीनिंग हो गया कि 1/3 क्या हो गया, अनडिकेड हो गया। समझ आ रहा है। तो T1 में इतना अनडिकेड था और T2 में इतना है, तो इसका मतलब 2/3 से कहाँ पर चल गया, 1/3 पर चल गया, ठीक है। तो 2/3 पार्ट से 1/3 पार्ट पर चल गया, तो इसका मतलब इसका आधा हो गया, इसका मतलब ये हाफ लाइफ के बराबर है। तो ये समय में कितना टाइम था T1 और यहाँ कितना था T2, तो इस दोनों के बीच में जो गैप है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ लाइफ के बराबर। तो हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 20, तो ये 20 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बड़ा ही लंबा बनेगा, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जी। आपको एज यूजुअल वे में सोचिएगा, तो कोई डायरेक्ट भी सोच सकता है बिना पेन चले लिए भी कि 2/3 डिकेड है, मतलब 1/3 बचा हुआ है, और यहाँ 1/3 डिकेड है मैंने 2/3 बचा हुआ है, तो 2/3 से 1/3 हो गया। इसका क्या मीनिंग है कि हाफ हो गया, इसका मतलब हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी है, तो क्या हो गया कि हाफ लाइफ में हो गया, तो 20 मिनट्स हो गया गैप, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है और स्मार्टेस्ट मेथड है, ठीक है। अदरवाइज बड़ा लेंदी कर देगा, जनरल मेथड हम बताएंगे ना, बुक में देख लीजिएगा, बहुत लेंदी देता है। क्लास में हम करवाए हैं दोनों ढंग से, ऐसे भी करवाए हैं इस ढंग का क्वेश्चन, और जो लेंदी प्रोसेस है वो भी, लेकिन यहाँ छोड़ दे रहे हैं। दिया हुआ है इफ़ ए सोर्स ऑफ पावर
4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10⁻20 photons per second. The radiation belongs to a part of the spectrum called. अच्छा, तो हमको क्या है कि लैम्डा अगर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि किस में बिलोंग कर रहा है वो। तो पावर दिया हुआ है कितना, 4K, कौन सा क्वेश्चन है, 46, ठीक है। 4K का वैल्यू हो गया 10⁻3, तो ये हो गया पावर, और पर सेकेंड का चर्चा कर रहा है तो टी का वैल्यू 1 ले लिया, तो P इंटू टी ये टोटल एनर्जी हो गया, ये बराबर हो जाएगा n नंबर ऑफ फोटोन, तो ये दिया हुआ 10⁻20 इंटू Hc बाई लैम्डा, तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा। तो लैम्डा को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि किस में वो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि लैम्डा तो हमको याद ही रहता है। तो चार से ये हो गया 3100, ठीक है, और इससे ये 10 हो गया, इससे ये हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 31, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻19 हो गया, तो यहाँ हो गया 10⁻19 एंगस्ट्रम लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा किधर कर दिए, तो 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, आइए इतना, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, कर लीजिएगा, ये हो गया 310 और 186, चलो कर लेते हैं। इतना हो गया, तो 49.6 एंगस्ट्रम। तो इसका वो पढ़े थे ना 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, ये किस में बिलोंग करता है, एक्सरे में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये कौन सा है, एक्सरे ही, ठीक है। तो कुछ था नहीं इसमें, एकदम बच्चा टाइप का सवाल है। 47, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इनिशियल मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, एमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल इन 2 पॉजिट्रॉन्स। अच्छा, 2 पॉजिट्रॉन निकाला है, इसका मतलब बीटा प्लस है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस विल बी। तो कोई भी चीज़ होगा जिसका ये A है और ये Z है, इससे क्या क्या निकला है, तो 3 अल्फ़ा निकला एंड 2 बीटा प्लस निकला, ठीक है। तो ये दूसरा बनेगा, तो A में तो कमी केवल इसके कारण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A-6, एक अल्फा, सॉरी 12, एक अल्फ़ा निकलेगा तो 4 का कमी होगा, तो ये 12 का कमी हो गया। और Z वाला में क्या हो जाएगा, तो ये निकलेगा 1, तो 2 का कमी होगा, तो 3 निकला तो 6 का कमी हुआ। और चूँकि बीटा प्लस है तो क्या हुआ होगा, कमी हुआ होगा, तो 2 का और कमी हुआ। Z घटता है ना बीटा प्लस में, तो इतना हो गया। तो आपको बोल क्या रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स इन दी फाइनल न्यूक्लियस। तो फाइनल न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, तो न्यूट्रॉन तो हो जाएगा इतना माइनस इतना बाई प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हो गया Z-8, यही रेशियो हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा A-Z, ये +8 तो हो जाएगा -4, और ये हो गया Z-, बच्चा टाइप का सवाल है।
तो ये -z-4 और z-8, हाँ तो सी ऑप्शन हो गया। दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, व्हेन अल्ट्रावायलेट light is incident on a photocell, its stopping potential is V0 and the maximum kinetic energy of the photoelectrons is Kmax. When the ultraviolet light is replaced by X-ray, मतलब एनर्जी है जो कि फोटोन का बढ़ गया, बोथ V0 एंड Kmax इंक्रीजेज। ये तो फिजिकली भी आप सोच सकते हैं, फॉर्मूला तो है, ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट की जगह एक्सरे मारे तो एक फोटोन का एनर्जी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, तो ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा तो Kmax ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा तेज़ निकलेगा तो रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तो V0 भी ज़्यादा होगा। फॉर्मूलास भी देख सकते हैं लेकिन फिजिकली भी पता चल रहा है, तो दोनों बढ़ जाएगा, ये सच बात है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट। गलत है, वो तो रेंज इसलिए होता है कि अंदर में इंटरनल कोलिजन होता है, तो कुछ बिना झंझट के बाहर निकल जाता है, कुछ कोलाइड करके निकलता है, कुछ ज़्यादा कोलाइड करके निकलता है, तो इंटरनल कोलिजन होता है जो कि रीजन बनता है उसके रेंज का। समझ आ रहा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी का रेंज के कारण नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स, फर्स्ट वाला ही हो गया। दिया हुआ है ए न्यूक्लियस ऑफ मास, अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 to 50 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है। ए न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस डेल्टा m इज एट रेस्ट and decays into 2 daughter nuclei of equal mass m/2 each, ठीक है। Speed of light is c, ओके। The speed of daughter nuclei निकालना है, और क्या कह रहा है, the binding energy per nucleon for the parent nucleus is E1 and that for the daughter nuclei is E2 then, अच्छा तो एक चीज़ समझिएगा कि बोल रहा है कि m प्लस डेल्टा m मास था, ठीक है, न्यूक्लियस का, और ये टूटा है तो ये बन गया m/2 प्लस m/2, 2 गो m/2 बना। तो इसका मतलब यहाँ पर तो टोटल मास कितना हो गया, यहाँ टोटल मास जो है वो m हो गया, तो यहाँ है m प्लस डेल्टा m और वहाँ पर हो गया टोटल मास m। इसका मतलब मास लॉस जो हो गया, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मास डिफेक्ट जो बोल सकते हैं, वो डेल्टा m के बराबर हो गया, ठीक है। तो यही जो मास लॉस हुआ वो एनर्जी में गया, तो एनर्जी कितना निकलेगा, तो Q वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा m, जो कि मास डिफेक्ट डेल्टा m ही है, तो डेल्टा m इंटू c²। इतना एनर्जी निकला जो दोनों डाउटर न्यूक्लियाई को मिलेगा, और चूंकि मास बराबर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे भी कर सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ आता, Q टोटल बटा M टोटल, जिसमें निकालना है उसको उल्टा करो तो करोगे तब भी वही आएगा। आपको बताए हैं कि सिमेट्रिसिटीज भी देखोगे तो बराबर होगा, तो एक का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m/v², तो दूसरे का भी उतना ही होगा, तो टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के व्यू से इतना है, और रिएक्शन से निकला है इतना, तो रिएक्शन से जो निकला वही ना टोटल एनर्जी बना, तो एक का एनर्जी इतना तो दूसरा का एनर्जी इतना, ठीक है, तो टोटल उतना हो गया। तो एक का एनर्जी इतना है, उतना ही दूसरा का है, तो टोटल इतना हो गया। तो आपको स्पीड ऑफ डॉटर निकले पूछ रहा था, एक का हम लोग भी माने हैं तो एक का एनर्जी इतना है, तो टोटल इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो जो भी है वो मालूम चल गया ऐसे, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसको फेंकिएगा तो डेल्टा m c²/m का रूट, यही वाला हो जाएगा। c को बाहर निकाल दिया तो डेल्टा m/m का रूट इंटू c। अच्छा एक अगर जो पूछता है इसमें जी, मान लो कि पूछता है कि फाइंड v रिलेटिव ऑफ डाउटर न्यूक्लियाई, भी रिलेटिव बिटवीन डाउटर न्यूक्लियाई, तो चूंकि
ये रेस्ट में था तो नेट मोमेंटम 0 था, तो यहाँ भी नेट मोमेंटम 0 होगा। इसका मतलब m/2 वाला भी इधर v से जाता है और ये वाला भी क्या होता है, इधर v से जाता है, तो v रिलेटिव टू v हो जाता है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 49। अब किसको देखते हैं, 50 को। तो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, समझिएगा, पर न्यूक्लियन पेरेंट वाला का E1 है और डाउटर का क्या है, E2। तो एक चीज़ तो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लास में ही बताया गया है कि इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होना, ठीक है। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं इसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, हम ये बोल रहे हैं कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। बाकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होगा तो एक रिलेशन देगा ही। तो समझ में आ रहा होगा। तो डाउटर वाला बोला E2 और पेरेंट्स वाला बोला है E1। तो ये तो फिक्स हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ डाउटर इज ग्रेटर देन पेरेंट्स। तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा, ठीक है।